ट्वेल्थ क्लास के बाद हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े कोर्सेज करे, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले और उसके बाद देश का और अपना नाम रोशन करे। इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है CUET, जो आपको सीधे यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचाता है, यूनिवर्सिटीज़ में आपका दाखिला कराता है। आज हम उसी CUET के बारे में बात करेंगे कि असल में CUET होता क्या है और किस तरह का एग्ज़ाम होता है, कौन इसका एग्ज़ाम लेता है, किस तरह के पेपर्स इसके अंदर आते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसे क्रैक कर सकते हैं। तो जहाँ तक सवाल है CUET का, तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है और ये जो है एक राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम होता है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराती है और ये हर साल इसका एग्ज़ाम किया जाता है। इसके माध्यम से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में UG या PG में दाखिला ले सकते हैं। अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो हिंदुस्तान में, हमारे देश भारत में कम से कम 200 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ पे ये CUET के एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जिसका जो अगर बात करें CUET के, तो कई बार ये संस्थान जो है वो कोर्स के हिसाब से, जब आपके मार्क्स आ जाते हैं CUET के एग्ज़ाम आप क्रैक करते हैं, उसके हिसाब से आपको दाखिला देता है कि आपको कौन सा कॉलेज सूट करेगा, कहाँ आपको जाना चाहिए और किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। यही एक वजह है जिसकी वजह से CUET जो है वो एक बड़ा माध्यम बन गया है अब यूनिवर्सिटीज़ में जाने का। अब अगर सवाल ये होता है कि CUET जो है वो कौन दे सकता है और कैसे इसे दे सकते हैं, तो NTA इसमें एग्ज़ाम लेती है हर साल और इसमें कोई सीमा उम्र की नहीं बांधी गई है। इसमें कोई भी इंसान जो इंडियन हो और वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं वो CUET के एग्ज़ाम में बैठ सकता है। 12th पास कर लिया हो या 12th का एग्ज़ाम दे रहा हो, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, लेकिन एज लिमिट इसमें नहीं है। कोई भी एज लिमिट का इंडियंस इसमें बैठ सकता है। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत सारे कोर्स में जो दाखिला देती हैं और इसमें 3 जो स्तर हैं वो 3 स्तरों पर एग्ज़ाम होता है। यानी उनके जो एग्ज़ाम के स्तर हैं वो क्या क्या है वो जान लेते हैं, एलिजिबिलिटी की शर्तें क्या क्या होती हैं वो जान लेते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं वहाँ आपको उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। कई स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। तो जब आप फॉर्म भरने जाएं तो ये एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ पे उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी रखी है, क्या क्राइटेरिया रखा है एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। 12th तो है ही, उसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन्होंने एज का कोई रेस्ट्रिक्शन रखा है कि नहीं, कोई क्या वो मांग रहे हैं, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए आपको पहले ये जिस स्टेट में भी आप ये भर रहे हो CUET, तो उस स्टेट की यूनिवर्सिटी का जो पूरा फॉर्मेट है उसको चेक कर लेना चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी उसमें मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। जो परीक्षा का पैटर्न है वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट लैंग्वेज का होता है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, असमिया, उर्दू, ये लैंग्वेजेस आप ले सकते हैं। और ज़्यादातर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो लैंग्वेज का पेपर उनके लिए मस्ट होता है, अनिवार्य होता है। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसमें रिलैक्सेशन भी है, वो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये अनिवार्य है और ये पेपर आपको लैंग्वेज का देना ही पड़ता है। दूसरा आता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट से मतलब ये होता है कि जो आपने इंटरमीडिएट में भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे आपका साइंस रहा है, फिजिक्स रहा है, केमिस्ट्री रहा है, मैथ रहा है, बायोलॉजी रहा है या इकोनॉमिक्स रहा है या फिर आप अकाउंटेंसी से हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं वो डोमेन आपको चुनना पड़ेगा। तो अगर वो डोमेन चुनते हैं तो उसके बाद ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, यानी GAT का एग्ज़ाम वहाँ पे कराया जाता है। उस गेट के एग्ज़ाम को आपको निकालना ज़रूरी होता है। इसमें जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, रीजनिंग होता है, कुछ बेसिक मैथ भी इसके अंदर रखा जाता है, बेसिक मैथ के क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे आपको बताया लैंग्वेज का सेक्शन ज़रूरी है, दूसरा सेक्शन ज़रूरी है, लेकिन तीसरा सेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस GAT के एग्ज़ाम को नहीं लेती हैं, वो जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम को नहीं लेती हैं, लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये क्या कहा जा सकता है कि तीन स्टेप इसमें होते हैं। इन तीनों स्टेप के एग्ज़ाम्स को करने के बाद आपको
एंट्रेंस मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि अब ये मार्किंग स्कीम में इसमें क्या होती है, मतलब आप एग्ज़ाम में तो बैठ रहे हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन करें तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वो कैसे हो सकता है। तो इस में जहाँ तक सवाल है आपके मार्किंग स्कीम का, तो इसमें एक 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और उसमें जो है आपको एक सही क्वेश्चन के 5 अंक मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 मार्क उसमें से कट कर लिया जाता है। तो परीक्षा का जो समय है वो 1 घंटे का यानी 60 मिनट का इसमें तय किया गया है। और इसमें एक ख़ास बात जो है वो ये है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो बहुत टाइम उसके अंदर बहुत कम होता है और आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सही से पूरा करना होता है। तो बोर्ड की परीक्षाओं में जो लोग बैठ रहे होते हैं 12th में, या जो अभी एग्ज़ाम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो वो जब CUT देंगे तो उनके लिए ये CUT बड़ा अच्छा एग्ज़ाम है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट से कनेक्टेड है और आसानी से वो इसको क्रैक कर सकते हैं। CUT परीक्षा के लिए सबसे पहली बात यह है कि इसमें NTA पहले ही ये कह चुका है कि इसका सिलेबस पूरी तरह से जो है 12th क्लास यानी कि जो आपने पढ़ा है अब तक 12th क्लास में वही आएगा, NCERT बेस ही आधारित होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट पूरी मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ अपनी 12th की तैयारी कर रहा है तो CUT का एग्ज़ाम क्रैक करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। अब अगर स्टूडेंट CBSE से हो या स्टेट बोर्ड से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी NCERT की बुक्स ही पढ़ाते हैं, और CBSE में तो वही बुक्स पढ़ाई जाती है NCERT की। तो इसलिए वो स्टेट बोर्ड से हो या वो CBSE बोर्ड से हो, इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। NCERT की किताबों को पढ़ना है, बेसिक क्लियर करना है, और उसके बाद इस एग्ज़ाम को CUT के देना है। NCERT को जो आपने जो अब तक पढ़ा है, यानी जितना NCERT आपने 12th में किया वो तो बहुत समझ के पढ़ना है, क्योंकि CUT जो है वो जो एग्ज़ाम देता है वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेस होते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ मतलब ये नहीं कि आप आसानी से NCERT की बुक पढ़ें, उसमें ज़्यादा जोर ना लगाएं, बिना देखे मतलब ऊपर से पढ़ लें, उससे नहीं होगा। आपको उसको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा NCERT के, तभी आप फैक्ट बेस क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेंगे। मॉक टेस्ट देने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको परीक्षा का पैटर्न पता चल जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको उसके परीक्षा का क्या पैटर्न है वो पता चल जाता है, आपको अपनी कमज़ोरी पता चल जाती है, उसे कैसे दूर करना है वो पता चल जाता है, और इसका कैसे हम सही इस्तेमाल करें, कि समय का हम सही इस्तेमाल कैसे करें ये भी आपको पता चल जाता है। और जाहिर है PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो उनसे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि पिछले सालों में CUT के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उनके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करेंगे तो आपको ये आसान हो जाता है कि आप CUT को क्रैक कर सकें और यूनिवर्सिटी में अच्छे से आप किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। इससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। तो ये है कि CUET को बहुत हल्के में लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा क्योंकि हम तो 12th अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ भी बहुत कंपटीशन है। दूसरा चीज़ ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा सब्जेक्ट को वहाँ पे जो है वो रजिस्टर कर लिया जाता है, तब ये स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है और तब उनका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाता। तीसरी चीज़ ये है कि जो मॉक टेस्ट है उसको ज़्यादा ये स्टूडेंट्स तवज्जो नहीं देते। वो सोचते हैं मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम तो तैयारी करेंगे, सीधे जाके एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन वो होता नहीं है। मॉक टेस्ट आपको देना ज़रूरी है। अगर आप इन गलतियों का ध्यान रखेंगे तो आप CUET का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक सवाल है टाइम मैनेजमेंट का और इनके जो तरीक़े का काम करने के, किस तरह से अगर आप इसको क्रैक कर सकते हैं, तो वो ये है कि आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सवालों की, NCERT बुक्स की, और तब आप CUET को क्रैक कर सकते हैं। अगर हम बात ये करें कि CUET में आपको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। आप ये डरे ना कि CUET बड़ा एग्ज़ाम है, हमसे क्रैक नहीं होगा या हम कैसे करें, तो वो सब डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, NCERT की बुक्स की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, और अगर आप सही मायने में पूरी हिम्मत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो CUET को क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस पर, और मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।